क्वेश्चन है, आज एक नया टाइप शुरू कर रहे हैं। सेल्समैन टाइप की प्रॉब्लम आती है परसेंटेज टॉपिक से। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। A salesman is allowed 9% commission on the total sales made by him and a bonus of 1% on the sales over 20,000. If the total earning of the salesman is 6,800, find the total sales. पहले इसकी मेथड 1 देखते हैं। मान लो कि टोटल सेल्स जो है वो एक्स है, कि भाई एक्स रुपए की सेल्स करता है वो टोटल। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 9% का कमीशन उसे मिलता है पूरी सेल में। तो एक्स का 9% निकाल लीजिए। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एडिशनल बोनस भी मिलता है 1% का, अगर वो 20,000 से ज्यादा का सामान बेचता है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स में 20,000 अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब 20,000 से जो भी ज्यादा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स माइनस 20,000 की टोटल सेल्स में 20,000 के ऊपर जितने की चीज है उसमें एडिशनल 1% का और मिल रहा है, तो इसमें 1% और ऐड कर दीजिए। ये टोटल सेल्स कितने की है भाई? कितनी अर्निंग की है उसने? 6,800 की। तो दिस इज इक्वल टू 6,800। टोटल सेल्स में 9% मिलता है, 20,000 के ऊपर 1% और मिलता है, तो टोटल अर्निंग उसकी क्या हो जाएगी? दोनों का एडिशन, दैट इज 6,800 दिया हुआ। यहां से एक्स सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। बताइए, कोई डाउट है तो इतने पार्ट में? अब मेथड 2 देखते हैं। अगर इसी चीज को विदाउट यूजिंग एक्स करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है। 20,000 तक का सामान मैं बेच रहा हूं, मैं 20,000 तक का सामान बेच रहा हूं, तो उसमें मुझे कितना कमीशन मिल रहा है? 9% का मिल रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल सेल्स में 9% का कमीशन मिल रहा है, मतलब 20,000 में भी 9% का तो मिलेगा ही कमीशन। 20,000 से थोड़ा भी ज्यादा बेच रहा हूं मैं, 20,000 से जो ऊपर का अमाउंट बेच रहा हूं, उसमें टोटल कमीशन कितना मिल रहा है? 9% तो मिल ही रहा है, प्लस 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मतलब टोटल कितना मिल रहा है? 10%। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 22,000 का सामान बेचता हूं तो 20,000 में तो मुझे 9% कमीशन मिल रहा है, और 2,000 में मुझे 10% कमीशन मिल रहा है, क्योंकि 9% तो सब में मिल ही रहा है, 20,000 के ऊपर 1% और मिल रहा है, मतलब टोटल 10% मिल रहा है। ये चीज आप लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो अगर मान लो यही चीज है ना, यहाँ पर 9% मिल रहा है, यहाँ 10% मिल रहा है। कल की क्लास याद करो, वहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, वहां पर लास्ट क्लास में देखिए, याद करिए, परसेंट सेम किया था, है ना? 10% को 9% प्लस 1% किया था, या 9% को 10% माइनस 1% लिखा था। वैसे ही कुछ करने वाले यहाँ पर। मान लो कि अगर टोटल 10% दे देता वो, अगर सेल्समैन को बोल देता कि भाई तुझे टोटल 10% ही दे दूंगा मैं सब में, चाहे तू 20,000 का सामान बेच या 20,000 के ऊपर बेच, 10% तेरा फिक्स है, तब कितना हो जाता?
तो आप देख रहे हो कि 20,000 के ऊपर तो 10% मिल ही रहा है, 20,000 के नीचे सिर्फ 9% मिल रहा है। तो अगर उसे टोटल 10% दे देता तो 1% एक्स्ट्रा मिल जाता उसे, किस पे, 20,000 में। 20,000 का 1% कितना हो जाता है, 200, है ना। अगर मैं बोल देता भाई ऐसा ना करके 9% 20,000 तक, फिर 10% इसके ऊपर, मैं ऐसा बोल देता कि 10% ही दे दो स्ट्रेट, उस केस में क्या होता भाई, 20,000 में 1% एक्स्ट्रा दे देते आप। तो मैंने वही निकाला कि 20,000 में 1% एक्स्ट्रा मतलब कितना हो जाता, 200 हो जाता। ऐसा किया नहीं है, पर मान लो ऐसा करते तो, ये मैं मान रहा हूं। अभी आपसे क्वेश्चन में ये बोला इन्होंने कि जब ऐसा बेच रहे हैं 9% और 10% वाला, तो टोटल अर्निंग हो रही है 6,800 की। टोटल अर्निंग कितनी हो रही है, 6,800 की। पर मैंने माना कि मान लीजिए ये ना करके 9% 10%, मैं 10% दे देता, तो एक्स्ट्रा कितना दे देता, मैं 200 और एक्स्ट्रा दे देता। तो जो टोटल अर्निंग है उसमें 200 और ऐड कर दीजिए, ये हो गया 7,000। मतलब अगर मैं इस सेल्समैन को टोटल 10% दे देता स्ट्रेट, तो इसकी टोटल अर्निंग कितनी हो जाती, 7,000 हो जाती। तो सिंपल है, अब हमें निकालना है टोटल सेल्स उसने कितने की होगी। तो टोटल सेल्स का 10%, क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि मैं 10% दे रहा हूं, 10% कितना हो जाता भाई, टोटल अर्निंग 10% के केस में है 7,000। ठीक है, यहां से बहुत ही इजिली जो है आप टोटल सेल्स निकाल सकते हो, तो वो आ जाएगी 70,000। ये हो गया इसका शॉर्टकट। समझा रहा हूं, हर स्टेप को इसलिए टाइम लग रहा है, जब खुद एक्चुअल करोगे बहुत जल्दी आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन से बता दूंगा मैं, जो इसमें कंसेप्ट मैंने बताया है इसको एक बार और देखने की जरूरत पड़ेगी, और आपको देखना है। अभी मत बोलो कि सर फिर से रिवाइज कर दो, वो फिर से देख लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनको नहीं समझ में आया वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसके बाद मैं शॉर्टकट से ही करूंगा, ठीक है, एक्स वगैरह नहीं लेंगे। क्वेश्चन पढ़िए। अ सेल्समैन इज अलाउड, ये देखिए इसका मतलब क्या है, 5 मिक्स फ्रैक्शन में है ये, 5 1/2%। A salesman is allowed 5 1/2% commission on total sales made by him and a bonus of 0.5% on the sales over 10,000। भाई 10,000 तक उसको 5 1 बाय सॉरी देखिए, टोटल सेल्स में उसको 5 1/2% कमीशन मिल रहा है, लेकिन अगर वो 10,000 के ऊपर सेल्स करता है तो 10,000 के ऊपर उसे एडिशनल 1/2% मिलेगा। ये क्वेश्चन है, और ऐसा अगर ऐसा देते हैं उसे, तो उस केस में टोटल अर्निंग जो हो जाती है दैट इज 1,990। तो आपको निकालना है कि भाई टोटल सेल उसने कितने की है। शॉर्टकट से करते हैं भाई, सिंपल है कि अब बार बार टेबल आदत डालो कि टेबल ना बनाना पड़े, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। 10,000 तक की सेल्स है, तो कमीशन कितने का मिल रहा है, चलो एक बार मेथड 1 भी इसमें बता देता हूँ, फिर मेथड 2। मेथड 1 है भाई, मान लीजिए कि टोटल सेल्स जो है एक्स की है, एक्स रुपीज की। क्वेश्चन में दिया है कि भाई एक्स का 5 1/2%, टोटल सेल्स का 5 1/2% कमीशन मिल रहा है, और जितनी सेल्स वो 10,000 के ऊपर कर रहा है, कितनी कर रहा है भाई, टोटल सेल्स में से 10,000 हटा दो, तो इतनी 10,000 के ऊपर है, उसमें 0.5% और मिल रहा है, तो 0.5% इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये टोटल अर्निंग हो जाएगी उसकी। टोटल अर्निंग हो गई 1990। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है आपको। तो ये हो गया मेथड 1। दिस इज मेथड 1। सही है। अब मेथड 2 से करें अगर इसे, तो देखिए 10,000 तक उसे कितना कमीशन मिल रहा है, 5 1/2% कमीशन मिल रहा है। 10,000 के ऊपर जो भी सेल्स कर रहा है उसमें कमीशन कितना मिल रहा है, 5 1/2% तो मिल ही रहा है, 1/2 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 5 1/2% प्लस 1/2% मिल रहा है, जो कि हो जाता है 6 1/2%।
सॉरी 6%, है ना, मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करना बताया, ये जाएगा 6%। तो अगर मैं मान लेता हूं बेटा कि ऐसा ना करके मैं बोल देता कि भाई तूने जितनी भी सेल किया है मैं तेरे को 6% दे रहा हूं डायरेक्ट, कोई ऊपर नीचे वाला हिसाब नहीं है, मतलब मैं मान लेता हूं कि भाई टोटल तेरे को 6% इंटरेस्ट वो दे रहा हूं मैं कमीशन, तो मैं उसको कितना एक्स्ट्रा दे देता सर? 10,000 में तो उसे 5 1/2% ही मिलना चाहिए, पर आपने उसे 6% दे दिया, तो 0.5% एक्स्ट्रा दे दिया 10,000 में। और यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटर देन 10,000 में तो 6% ही है, तो एक्स्ट्रा मैं यहां इस वाले पार्ट में दे रहा हूं। तो 10,000 का कितना है एक्स्ट्रा, कितना हो रहा है 5 1/2% या 6%, 0.5% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। 0.5% निकाल लो इसका, 0.5% कितना हो जाता है 1/2/100, तो ये हो जाएगा 50। तो टोटल अर्निंग कितनी हुई थी उसकी 1990, 1990 उसकी टोटल अर्निंग हुई थी, पर मैंने क्या किया है, मैंने एक्स्ट्रा दे, इस वाले में एक्स्ट्रा दे दिया ना 50 रुपए, तो 50 उसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा 2040। अब सिंपल है भाई, टोटल सेल्स का मैंने कितना परसेंट माना है, मैंने माना कि 6% देता हूँ, टोटल सेल्स का 6% दे दूं तो कितना आ जाएगा, ये 2040 आ जाएगा, यहां से टोटल सेल्स निकाल देना है बस। अब समझ में आ रहा है बात? ट्रिक है सॉल्व करने की भाई, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वल करने के लिए ऐसा भी कर सकते थे अपन, कि अभी मैंने क्या किया, इसको 6% बनाया, आप इसको 5 1/2% बना सकते थे, तो फिर माइनस करना होता है यहाँ पर, ठीक है, माइनस कर देते, फिर टोटल सेल्स जो आपने परसेंट माना है 5 1/2% उससे निकाल सकते थे। तो ट्राई करना खुद से, ठीक है, बाकी ये बढ़िया मेथड है। अभी अगेन मैं यही चीज बोल रहा हूँ कि मैं समझा रहा हूँ तो इतना कर रहा हूँ, पर इतना नहीं, टेबल लेवल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको पता है कि इस कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो मुझे पता है कि 0.5% एक्स्ट्रा दूंगा मैं किस में, 10,000 में, बस 10,000 का 0.5% निकाल लीजिए, कितना आता है ये 50। टोटल अर्निंग कितने की हुई है 1990 की, तो 1990 प्लस 50 हो जाएगा 2040। तो टोटल सेल्स का 6% इज 2040, टोटल सेल्स आ गया मेरा, ये मैंने टिक किया, आगे बढ़ गया, बस इतना ही करना है एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। A company allowed 9% commission on the total sales to salesmen and a bonus of 1% on the sales over rupees 20,000। 20,000 के ऊपर जितना भी बेचोगे 1% एक्स्ट्रा मिलेगा। If the salesman deposits 63,200 in the company after deducting, थोड़ा अलग है क्वेश्चन। If the salesman deposits 66,32,100 in the company, sorry, 63,200 in the company after deducting his earning on the total sales, find the total sales made by the salesman। अब इसमें क्या कर रहा है भाई, सेल्समैन जो है ना, पिछले क्वेश्चन में क्या होता था कि उसकी अर्निंग होती थी वो लेके चले जाता था, बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन देखो, a salesman is allowed this much commission total sales made by him, a bonus of 1/2% on the sales over if the total earning is, इसमें उसकी अर्निंग दी रहती थी कि भाई सेल्समैन ने कितना अर्न किया है। यहां पर क्या दिया है, यहां पर दिया है कि सेल्समैन ने कितना कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट किया है। अरे भाई बात समझ में आ रहा है, फर्क समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? मैं दुकान में काम करता हूं भाई, मैंने 100 रुपए का बिजनेस किया, दुकान किसकी है, दुकान डीएलएफ की है, डीएलएफ की दुकान है, डीएलएफ की दुकान होती नहीं है वैसे, है ना, पर होती है, ठीक है। डीएलएफ एज्यूम कर रहे हैं हम, डीएलएफ की दुकान है, डीएलएफ मालिक है उसका। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोई सामान बेचता हूँ 100 रुपए का, डीएलएफ ने बोला कि अगर तू, सॉरी 105 रुपए का, डीएलएफ ने बोला अगर 100 के ऊपर जितना भी बेचेगा वो तेरा प्रॉफिट है, 100 के ऊपर जितना भी बेचेगा वो तेरा प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है, 100 के ऊपर मैंने 5 रुपए एक्स्ट्रा बेचा ना, तो 5 मेरा कमीशन है या प्रॉफिट है, ये मेरी जेब में जाएगा। बाकी टोटल सेल्स कितने की है 105 की, 5 रुपए मैंने रख लिया, बचा हुआ 100 किसको जाएगा, बचा हुआ 100 किसको जाएगा, मेरी जेब में जाएगा क्या, ये जाएगा डीएलएफ के अकाउंट में।
डीएलएफ के अकाउंट में जाएगा, ये यही क्वेश्चन है। पहले जो क्वेश्चन होता था उसमें ये बोला जाता था कि तुमने कितना कमाया, अब इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि डीएलएफ या डीएलएफ के अकाउंट में कितना गया। फर्क समझ रहे हो दोनों दोनों में? ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि यहीं से वो ट्रिक जो है ना उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। तो मैं क्या एक चीज बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा मुझे कमीशन मिलेगा, चलो एक स्टेटमेंट बोलता हूं, जितना ज्यादा मुझे कमीशन मिलेगा डीएलएफ को उतना ही कम उसके अकाउंट में जाएगा। अगर डीएलएफ मेरे को और कमीशन दे दे तो टोटल सेल्स का कम पार्ट जाएगा डीएलएफ के पास। तो अगर मेरा कमीशन इंक्रीज हो रहा है तो डीएलएफ के अकाउंट का पैसा डिक्रीज होएगा, है ना? इस चीज को ध्यान रखिए। या मेरा कमीशन अगर कम हो जाएगा तो डीएलएफ का इंक्रीज हो जाएगा अकाउंट में पैसा। चलिए अब इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले मेथड 1, मान लेते हैं कि टोटल सेल्स जो है एक्स रुपीस की मैंने की, तो 9% का कमीशन मिल रहा है, मतलब एक्स इंटू 9/100, तो स्ट्रेट मिलेगा ही कमीशन। प्लस 20,000 के ऊपर जितना भी मैंने किया है सेल्स उसमें 1% और मिल रहा है। ये किसके बराबर है? ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट माय टोटल अर्निंग, मेरे जेब में कितना जा रहा है। सेल्स मैंने अगर एक्स रुपीस की है तो मेरे जेब में इतना बचेगा, एज ए सेल्समैन मैं बोल रहा हूं। पर यहां पर क्या दिया हुआ है? इफ द सेल्समैन डिपोजिट 63,200 इन द कंपनी, मतलब ये जो अमाउंट दिया ये मेरी अर्निंग नहीं दी है, ये कंपनी की अर्निंग दी हुई है, मतलब जो कंपनी के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना होता है ये? एक्स अपॉन 9/100, 10/100 है ना, तो x/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। इसको सॉल्व किया तो x अपॉन 10 माइनस 2/100, ये क्या चीज है? दिस इज अर्निंग, सेल्समैन की अर्निंग है ये। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल सेल्स माइनस अर्निंग। कंपनी के डिपॉजिट में क्या जाएगा? टोटल सेल्स किया जितनी मैंने, उसमें से मैंने अपनी अर्निंग अपने जेब में रखा, बाकी जो बचा है वो कंपनी को जाएगा। दिस इज इक्वल टू 63,200। टोटल सेल्स तो एक्स रुपीस की है, अर्निंग मैंने अभी निकाला, कितनी है मेरी अर्निंग? x/10 माइनस 200। ये है 63,200। बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन बन गई है एक्स में। एक्स ही आपको निकालना है, सॉल्व कर लो इसको, वैसे सिंपल ही दिख रहा है, 9x/10 हो जाएगा ये, इधर चला जाएगा तो प्लस 200, उधर जाएगा तो माइनस, हाँ 63,000 हो जाएगा। तो एक्स यहां से आ जाएगा 70,000। बताइए इसमें कोई समस्या है तो बताइए। ये क्या हुआ? कोई समस्या नहीं है? तो सेकंड मेथड देखते हैं इसकी, ना। सेकंड मेथड, तो आपको पता है कि 20,000 तक की सेल्स में मुझे जो कमीशन मिलने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 9%, और इसके ऊपर जितनी भी सेल्स मैं करूंगा तो कमीशन हो जाएगा 1% एक्स्ट्रा, मतलब 10%। यहां तक तो क्लियर है? तो वही मैं बोल देता हूं कि ऐसा ना करके मैं अगर इसको पूरा 10% कमीशन दे देता अगर, तो ये एक्स्ट्रा कितना रखता अपनी जेब में? सर ये एक्स्ट्रा रखता 20,000 का 1% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 20,000 का निकाल लो 1%, ये आ जाता है 200।
तो ये 200 रुपए है ना, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा जो है अर्निंग है सेल्समैन की, ये सेल्समैन की एक्स्ट्रा अर्निंग है। अगर यहां सेल्समैन की अर्निंग दी रहती तो उसमें मैं इसको ऐड कर देता, पर यहां पर कंपनी का अर्निंग दिया हुआ है। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं सेल्समैन को कुछ एक्स्ट्रा दे दूंगा भाई कि तेरा कमीशन ये तू और ले ले, तो कंपनी को उतना ही अमाउंट कम हो जाएगा, राइट, है ना, यही चीज मैंने समझाई थी। 200 रुपए अगर और दे दोगे सेल्समैन को तो कंपनी के जो अर्निंग है उसमें से 200 रुपए कम हो जाएंगे, और क्वेश्चन में दिया है कंपनी की अर्निंग, तो क्योंकि तुमने कमीशन बढ़ाया तो तुमने एक्स्ट्रा दे दिया उसको, तो कंपनी की अर्निंग जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर 63,200 कंपनी की अर्निंग है, तो वो अब क्या हो जाएगी बेटा, अगर 10% कमीशन दे दोगे तो अर्निंग हो जाएगी 63,000। ये कंपनी की अर्निंग है। एक मिनट, ये 63,000 जाएगा कंपनी के अकाउंट में, बिल्कुल। पिछला आंसर क्या आ रहा था हमारा इसका, 70,000 आ रहा है टोटल सेल्स। एक मिनट, इसमें एक चीज गड़बड़ हो रही है। 20,000 का 9% है, और ग्रेटर देन 20,000 इज 10%। अगर मैं 10% दे देता हूँ पूरा उसको, तो 20,000 का 1% मैंने एक्स्ट्रा दिया है 20,000 में, 200 हो गया। कंपनी का अगर मुझे निकालना है टोटल सेल्स का कितना परसेंट है ये, तो टोटल सेल्स का 10% हो जाता उस केस में। एक मिनट, मुझे इस क्वेश्चन को एक मिनट टाइम दीजिए, तब तक आप ये वाला क्वेश्चन करिए, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है, तब तक मुझे एक मिनट दो। इसको सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आ रहा है। 5 मिनट का टाइम है।
ठीक है, प्रीवियस जो क्वेश्चन है ये देखिए, यहां तक तो क्लियर है भाई कि अगर सेल्समैन को अगर मैं 10% कमीशन दे दूंगा तो उस केस में कंपनी के अकाउंट में 63,200 एक्चुअल में जाने चाहिए थे, पर क्योंकि मैंने उसे एक्स्ट्रा दे दिया 200, तो एक्चुअल में जाएंगे कितने, 63,000 जाएंगे कंपनी के अकाउंट में। अब ध्यान से देखिए, 1/10% है जो कमीशन है, उसका मतलब क्या है? जो 10% कमीशन दे रहा हूं मैं, 10% का मतलब क्या है? मैं कमीशन दे रहा हूं किसको? सेल्समैन को। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल सेल्स को, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी अर्निंग को। सही बात है? तो दिमाग थोड़ा लगाओ, 10% कमीशन दे रहा हूं मैं किसी को, मतलब टोटल का 10% दे रहा हूं। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर 10 रुपए की सेल्स हो रही है मेरी, तो 1 रुपए जो है सेल्समैन की अर्निंग है। तो डिपॉजिट कितना होगा बेटा? क्या आप डिपॉजिट निकाल सकते हो? टोटल सेल्स अगर 10 यूनिट्स है, अर्निंग 1 यूनिट की है, तो डिपॉजिट कितना होगा? 1/10, रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 9/10। 1 से माइनस कर दो, है ना, बचा हुआ यही तो होगा भाई। 10 रुपए की टोटल सेल्स है, तो 1 रुपए की अर्निंग है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? वही तो कंपनी के अकाउंट में जाएगा। सेल्स में अगर अर्निंग हटा दूं तो जो भी अमाउंट रहेगा वो कंपनी के अकाउंट में जाएगा, तो 9/10 जाएगा। 10 - 1 इज 9। बात समझ में आ रही है? अभी मैं क्यों निकाल रहा हूं, उसका कारण ये है कि यहां पर जो दिया, ये कंपनी का पैसा दिया कि कंपनी के अकाउंट में कैसा जा रहा है, कितना जा रहा है। तो मैं निकालूंगा भाई कि कंपनी के अकाउंट में कितना फ्रैक्शन जा रहा है सेल्स का। दैट विल बी इक्वल टू 63,000। तो मेरी जो डिपॉजिट है ना, ध्यान से देखिए, 10% जो है उसका फ्रैक्शन होता है 1/10। 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल सेल्स को कर रहा है। 1 क्या कर रहा है? अर्निंग को कर रहा है। मतलब अगर 10 यूनिट की सेल्स मैं करता हूं तो 1 रुपए मेरी जेब में जा रहा है। तो डिपॉजिट क्या हो जाएगा? डिपॉजिट ऐसे नहीं समझना चाहते तो डिपॉजिट 10 - 1 यानी 9 यूनिट्स डिपॉजिट हो जाएगा। टोटल सेल्स में से अर्निंग हटा दो तो 10 - 1 इज 9। 9 यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिपॉजिट। और कंपनी के अकाउंट में कितना डिपॉजिट जा रहा है भाई? कंपनी के अकाउंट में जा रहा है 63,000। तो ये 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है 63,000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है? एक यूनिट हो जाता है भाई 7,000। तो मुझे निकालना है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कितना यूनिट है? 10 यूनिट्स है ना, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 × 7,000। ऐसे भी कर सकते हो, या इसको ऐसे भी कर सकते हो कि भाई 10% कमीशन अगर सेल्समैन को मिल रहा है, तो बाकी 90% जो है वो किसके पास जा रहा है? कंपनी के पास जा रहा है। तो टोटल सेल्स का 90% क्या हो जाएगा भाई? जो कंपनी के अकाउंट में जा रहा है। कंपनी के अकाउंट में कितना जा रहा है? 63,000। ऐसे भी कर सकते। अभी समझ में आ रहा है क्या? बताइए, कोई डाउट है तो पूछो यार किसी स्टेप में। इसमें एक गलती ये नहीं, ये मत कर देना कि टोटल सेल्स का 10% निकाल के आ गए। पिछले क्वेश्चन में हम यही कर रहे थे, 10% कमीशन मान लिया मैंने, अगर पूरे उसमें 10% मान लिया अगर कमीशन, टोटल सेल्स का 10% ये क्या है? ये अर्निंग हो जाएगी सेल्समैन की। पर ये क्वेश्चन में नहीं दिया है। क्वेश्चन में दिया है कंपनी की अर्निंग दी हुई है, जो कि सेल्समैन के उल्टा है। तो अगर सेल्समैन 10% की अर्निंग कर रहा है, तो बचा हुआ 90% जो है वो कंपनी के अकाउंट में जाएगा। तो टोटल सेल्स का 90% जो होगा वो होगा 63,000। बताइए। ठीक है, तो आंसर यहां से भी कितना आ रहा है? 7,000 आ रहा है, 70,000। वहां से भी 70,000 आ रहा था। ठीक है, चलिए। यूनिट वाली मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है स्टार्टिंग में। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए, अब ये क्वेश्चन था, इन एनी गिवन मंथ अ मैन अर्न A% कमीशन ऑन फर्स्ट सेल ऑफ 1,000।
And further sale he earned B% commission if in 2 following month sales are this and this, and he earned commission of 900 and 1300 respectively. Find the value of A plus B. ठीक है, देखिए कोई आदमी जो है ना वो 1000 तक A% कमीशन मिलता है उसको, और उसके ऊपर कितना कमीशन मिलता है? B% कमीशन मिलता है। ये आप चीज याद रखिए, क्वेश्चन में ये दिया कि भाई अगर 1000 रुपए तक की सेल करी उसने तो कितने परसेंट कमीशन मिल रहा है? A%। और 1000 के ऊपर कितना मिल रहा है? B% कमीशन मिल रहा है। ए बी क्या है क्वेश्चन में नहीं बताया, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि 2 महीने, पहले महीने उसने 3000 की सेल करी, तो मंथ 1 मान लो भाई, इसमें कितने की सेल करी इसने? 3000 की, टोटल सेल 3000 की है। तो आपको पता है कि टोटल सेल 3000 की, तो 1000 रुपए में तो उसे A% कमीशन मिलेगा। और 1000 रुपए के ऊपर कितना कमीशन मिलेगा? B% कमीशन मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 1000 तक में A% का कमीशन मिलेगा, 1000 के ऊपर B% का कमीशन मिलेगा, तो 1000 का A% हो जाएगा। और उसके बाद बचा कितना? 3000 में से 1000 हटा दो, 2000 बचा। 2000 में कितना कमीशन मिलेगा? B% का कमीशन मिलेगा। और इसका जो सम है ना, टोटल कमीशन कितना मिला है भाई उसे उस महीने? कहां दिया हुआ है? ये 900। तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 900 है। तो एक इक्वेशन यहां से दिख गई आपको। अब मंथ 2 का देखते हैं। मंथ 2 में इसकी टोटल सेल्स हुई है 4000 की, 1000 में A% कमीशन मिलेगा, बचा कितना? 3000 B% कमीशन। टोटल कमीशन कितना मिला था उस मंथ? 1300। तो यहां से बन गई सेकंड इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इसको। अगर देखो तो देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। सेकंड -1 कर दो, तो सेकंड -1 करोगे तो 1000 A%, 1000 A% हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ पर बचा 3000 B% और 2000 B%। तो कितना हो गया ये? 1000 B% है ना, इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा भाई? 1300 में से 900 माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा ये? 400। तो B% कितना आ गया? 0 से 0 कैंसिल, 4/10। B% यहां से आ गया 4/10। B% को मैं लिख सकता हूँ B/100 इज इक्वल टू 4/10। तो यहां से B की वैल्यू आ जाएगी, तो B की वैल्यू आ गई 40। तो B की वैल्यू आ गई है, किसी भी इक्वेशन में डाल दो A की वैल्यू आ जाएगी, तो A प्लस B निकल जाएगा। बताइए, ठीक बात है? निकाल लोगे 1 + B। तो भाई ये सेल्समैन वाली जो प्रॉब्लम है, कमीशन वाला जो प्रॉब्लम है, वो इतनी ही है, ठीक है। इतनी ही वैरायटी आती है उसमें। अब जितने भी क्वेश्चन आगे कर लोगे सेल्समैन के ऊपर, ठीक है। शॉर्टकट भी बता दिया आपको, कंसेप्चुअली भी बता दिया कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। If the population of a town is increased by 16 2/3%, अगेन मिक्स फ्रैक्शन है ये। अब यहां से एक नया टाइप शुरू हो गया जो कि है सक्सेसिव। सक्सेसिव परसेंटेज दिए रहते हैं वाला टाइप है। If the population of a town is increased by 16 2/3% in first year, पहले साल क्या होता है भाई? बढ़ जाता है। दूसरे साल क्या होता है? कम होता है। कितने से कम होता है? 37 1/2% से। और थर्ड ईयर में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है 57 1/7% से। समझ में आ रहा है ना? ये सब टाइप नहीं हो रहा है यहाँ पर, मिक्स फ्रैक्शन में ये सब। देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 ईयर द पॉपुलेशन विल बिकम दिस वन। तो आपको आज की पॉपुलेशन निकालनी है अगर 3 साल बाद पॉपुलेशन ये हो जाती है। सिंपल है क्वेश्चन, जो बोल रहा है जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। तो अब देखो यहां पर वो टेबल काम आएगी जो मैंने तुम लोग को बता रखी है, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में।
16 2/3% पहले ईयर होता है, बढ़ता है, ठीक है। दूसरे ईयर क्या होता है, 37 1/2% से कम होता है, और तीसरे ईयर क्या होता है, 57 1/4%, 1/7% से इंक्रीज होता है। तो आपको पता है 16 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, इसका फ्रैक्शन होता है 3/8, और इसका फ्रैक्शन होता है 4/7। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरी प्रेजेंट पॉपुलेशन जो है वो एक्स है। यही मुझे निकालना है कि आज की पॉपुलेशन क्या होगी। इन्होंने 3 साल बाद की दे रखी है, पहले साल में इंक्रीज होता है, दूसरे साल में डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। ये सब होने के बाद जो पॉपुलेशन बनी है वो है 1,65,000। तो आज की पॉपुलेशन क्या है, तो आज की पॉपुलेशन एक्स है। तो भाई पहले एक्स एक्स पॉपुलेशन है मान लीजिए, तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में 16 2/3% से इंक्रीज हुआ। 16 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। तो इंक्रीज हुआ, तो मैं तुम लोगों को बता रखा है कि जब भी इंक्रीज होता है तो नई वैल्यू क्या हो जाती है, 6+1 हो जाएगा, राइट, 7/6। ये आपका न्यू वैल्यू हो जाएगी परसेंटेज इंक्रीज होने के बाद, ठीक है। ये 7/6 ऐसे बोल सकते हो, या इसको ये बोल सकते हो 16 2/3% को अगर परसेंट में ही करना है तो ऐसे करते हैं, नया क्या वैल्यू हो जाती है, 100 + 16 2/3%, ऐसा ही हो जाता है ना, याद आ रहा है। भाई कोई चीज बढ़ गई, अगर मैं बढ़ा दूं 20% से, कोई चीज बढ़ा दूं 20% से, कोई चीज बढ़ा दूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 120% है ना, यही होता है, ठीक है। तो 20% क्या होता है, 20% होता है फ्रैक्शन में 1/5, और 120% फ्रैक्शन में क्या होता है, कितना है, 6/5, यही है, ठीक है ना। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1। अल्टीमेटली तुम क्या करोगे भाई, परसेंटेज बढ़ाओगे तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे ना एक स्टेप के बाद। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो इसको, 100+ मत करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अब ध्यान से देखो बेटा, 20% कोई चीज को इंक्रीज करना मतलब उसका 120% कर देना। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, 120% का फ्रैक्शन होता है 6/5। अब ध्यान से देखो, जो मैंने शॉर्टकट बताया है कि अगर तुम्हें 20% का फ्रैक्शन पता है, दैट इज 1/5, तो तुम्हारा इंक्रीज वाला फ्रैक्शन के लिए क्या करना होता है, सिंपली तुम्हें 5+1 कर देना होता है, 6/5। देखो यही आ रहा है, बात समझ में आ रही है हम क्यों कर देते हैं, क्योंकि भाई वो फ्रैक्शन को जब ऐड कर देते हो ना तो वो इंक्रीज परसेंटेज को ही डिनोट करता है। बताइए, कुछ लोग को डाउट आ रहा होगा इसमें, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, बार बार नहीं बताऊंगा इस चीज को, ठीक है। ऑलरेडी हम ये बता रखा है ये सब चीज। तो 7/6 हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर, ये जो हुआ है ये फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन। फर्स्ट ईयर के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी बेटा, x इंटू 7/6। अब सेकंड ईयर में क्या होता है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है, इसलिए माइनस साइन लगाया। 37 1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/8, क्योंकि अब डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज के केस में शॉर्टकट क्या बताया था कन्वर्ट करने का, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर कर दो। यहां पर इंक्रीज में प्लस करना होता है, डिक्रीज में माइनस करना होता है, कई बार बता रखा है। तो 5/8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 5/8। तो अब नई पॉपुलेशन क्या आ जाएगी बेटा आफ्टर सेकेंड 2 ईयर, वो हो जाएगा दिस। अब थर्ड ईयर में क्या होता है, इंक्रीज होता है 57 1/7% से, फ्रैक्शन है 4/7। इंक्रीज हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 11/7। तो इसको इंटू कर दो 11/7 से। तो ये जो मेरी पॉपुलेशन है, ये यहां तक, ये मेरी पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है 3 साल बाद, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, 1,65,000। इसको इक्वेट कर दीजिए 1,65,000 से, ठीक है। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है आपको, और बहुत इजी दिख रहा है, देखो यहाँ पर कट रहा है, हाँ 7 से 7 कट रहा है, ठीक है। बाकी 6 को उधर भेज दो, 8, 6 × 8 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 1,65,000 इंटू 6 × 8, और ये हो जाएगा 5 × 11, ठीक है। ये 11 से शायद जाएगा, ये 11 बन जाए 11, ठीक है। 55, हाँ 1500, 1500, ठीक है। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और 8 6 48, 48 × 3 हो जाएगा
8 3 24, हाँ 1,44,000 ये आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लेना एक बार इसको, 44,000 एक बार चेक कर लेना इसको, ठीक है। हाँ 44,000 आ गया। क्लियर है, बताइए। तो अब थोड़ा आदत डाल लो भाई कि इंक्रीज कर रहे हैं परसेंटेज को तो फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लो, जो भी परसेंट दिया है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद इंक्रीज कर रहे हैं तो प्लस कर दो, डिक्रीज कर रहे हैं तो माइनस कर दो, सिंपल। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। A man spends 5% of its total income in traveling and 20% of the rest is spent in food and then he didn't donate rupees 120 still left with 1400, find his income। इसकी इनकम निकालनी है, कुछ कुछ चीजें कर रहा है ये, देखिए। मान लेते हैं कि इसकी जो इनकम थी वो x रुपीस थी, तो भाई साहब क्या कर रहे हैं, कुछ इनकम जो है ट्रेवलिंग पे खर्च कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं खर्च, 5%। और बची हुई फूड में खर्च कर रहे हैं, तो फूड में खर्च कर रहे हैं बची हुई, तो फूड में कितना खर्च करें, 20%। 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/20। और 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/5। यहां तक क्लियर है। देखिए मेरे पास x रुपीस थे मेरी इनकम, मैंने 5% जो है खर्च कर दिए। 5% खर्च करने का मतलब क्या होता है बेटा, कैसे निकालोगे, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। खर्च करना मतलब कम कर देना, तो 1/20 को अगर डिक्रीज कर दूंगा 1/20 तो रिमेनिंग क्या बचेगा बताइए, रिमेनिंग बचेगा मेरे पास 19/20, है ना। तो x इंटू 19/20 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जब मैंने ट्रेवलिंग पे अपना खर्च कर दिया तो बचा कितना बेटा, x इंटू 19/20। अब इसके बाद जो ये बचा है इसमें मैं क्या करूं, यही तो लिखा है, एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इन फूड, जो बचा उसका 20% मैंने खर्च कर दिया, तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो बचा कितना भाई, 4/5। अगेन वही है बेटा, ये माइनस माइनस 4/5, ठीक है, 5 माइनस 4, 4/5। तो ये मेरी इनकम बची थी फूड में खर्च करने के बाद, सॉरी ट्रेवलिंग करने के बाद, और फूड में मैंने कितना खर्च कर दिया है, 1/5, तो बचा कितना, इसको इंटू कर दो 4/5 से। तो अब ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी इनकम जब मैंने ट्रेवलिंग में खर्च कर दिया है, उसका फूड में खर्च कर दिया, उसके बाद कितना बच रहा है, इतना बच रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि उसने फिर दान दे दिया 120 रुपए, बहुत बड़ा दान ही है, उसने 120 रुपए दान कर दिया, तो ये इनकम है टोटल, इसमें से 120 रुपए और घटा दो, तो अब ये जो बचा है ये मेरी फाइनल जो इनकम मैंने सेव की है वो है, और वो दिया हुआ है 1400, तो इसको इक्वल कर दो 1400। किसी स्टेप में डाउट है क्या बताइए, पहले तो ये बताओ। सेम कंसेप्ट है जो अभी किया था, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, तो 1/20 डिक्रीज हो गया है, तो नया क्या हो जाएगा भाई, 19/20, तो x इंटू 19/20 रिमेनिंग हो जाएगा। 20% का फ्रैक्शन है 1/5, 1/5 डिक्रीज हो गया, तो रिमेनिंग कितना है भाई, 4/5। तो ये जो मेरी इनकम बची थी उसका 4/5 अब बच रही है मेरे पास, क्योंकि 1/5 तो खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग 4/5। तो ये इतनी इनकम मैंने सेव करी और 120 रुपए दान कर दिए इसमें, तो कितना बचा, उसमें से 120 और हटा दो, तो इतना बचा है, और ये इक्वल है 1400 के। यहां से एक्स सॉल्व कर लोगे आप लोग, ठीक है, यहां से सॉल्व करना आ जाएगा आंसर 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एनी लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग बची हुई बुक क्या है, 50% इंग्लिश की, और जो बच गई इसके बाद वो कौन सी है भाई, फ्रेंच की है, और 6300 बुक्स अदर लैंग्वेज की है, तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में कितनी थी।
देखिए हिंदी की बुक है, कुछ कुछ इंग्लिश की बुक है, कुछ फ्रेंच की बुक है। हिंदी की कितनी बुक है? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/5। इंग्लिश की कितनी बुक है? 50%। अच्छा एक चीज ध्यान दो बेटा, यहाँ पर ये 50% ऑफ द रिमेनिंग है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं ना, यहाँ भी देखो 20% ऑफ द रेस्ट। ऐसा नहीं है, एक चीज ये होती है कि मैं बोल दूं कि मेरे पास 100 बुक है, 20% 20% हिंदी की है, 50% इंग्लिश की है। ऐसा नहीं है। तब तो सिंपल ही हो जाता कि 100 का 20% इज 20 और 100 का 50% इज 50। तो 20 हिंदी की बुक है, 50 इंग्लिश की बुक है। ऐसा नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये बोला है, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं बेटा, 100 की 20% बुक्स क्या है? हिंदी है। तो बची कितनी? बची बेटा 80%, दैट इज 80 बुक्स। उसमें से 50% जो है वो हिंदी है, इंग्लिश है। बात समझ रहे हो? जल्दी बताओ, डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहले आपको रिमेनिंग बुक्स निकालनी है, फिर उसमें परसेंटेज निकालना है। ये चीज में गलती मत कर देना। यहां डायरेक्ट नहीं बोला है कि भाई टोटल बुक का 50%, नहीं बोला है, रिमेनिंग बुक का 50% इंग्लिश है, ये बोला है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़ी ध्यान से पढ़नी है। यहां भी ऐसे ही था, यही कारण है कि मैं रिमेनिंग निकाल रहा हूं। ये क्या है? ये रिमेनिंग है। रिमेनिंग है ना? जो पैसा मेरे पास बचा, उसका 1/5 खर्च कर रहा हूं। तो बचा कितना भाई? 4/5 बचा रहा हूं। तो बचा हुआ निकालना है हर केसेस में। ठीक है। और ये पॉपुलेशन वाला केस था। तो पॉपुलेशन वाले केस में क्या है, मेरी जो सेकेंड ईयर है ना, सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन है, वो मेरी फर्स्ट ईयर के बाद की पॉपुलेशन जो है उस पे लग रहा है इंक्रीज या डिक्रीज। तो मैंने पहले फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन निकाली, उस पे फिर सेकेंड ईयर का चेंज किया। तो ये चीज को समझना है आपको कि परसेंटेज कहां पर क्या अप्लाई करना है। ठीक है। इंग्लिश का दिया हुआ है 50%, 50% इज 1/2। फ्रेंच का दिया हुआ है 30% और 30% इज 3/10। तो मैं मान लेता हूं कि टोटल बुक्स क्या है मेरे पास? टोटल बुक्स मेरे पास हैं एक्स। ठीक है, एक्स टोटल बुक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई एक्स का 20% बुक जो है वो हिंदी है। तो बची कितनी भाई? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो रिमेनिंग क्या होगी भाई? 4/5। तो एक्स की 4/5 बुक्स जो है ये रिमेनिंग बुक्स है। बोल रहा है कि जो ये रिमेनिंग बुक्स हैं इसका 50% इंग्लिश है। ठीक है, 50% का फ्रैक्शन क्या है? 1/2। मतलब बची हुई बुक कितनी हो गई? 1/2, है ना? हाफ का तो हाफ ही हुआ। तो इसका हाफ, अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो बुक्स, वो बुक्स रिप्रेजेंट कर रहा है जो ना तो हिंदी है और ना तो इंग्लिश है। तो रिमेनिंग बुक्स है अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश। यही क्वेश्चन ने बोला है कि 30% ऑफ द रिमेनिंग आर फ्रेंच। मतलब हिंदी की बुक हटा दो, इंग्लिश की बुक हटा दो, तो इसका 30% जो है वो फ्रेंच है। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/10। तो रिमेनिंग निकालना है तो क्या हो जाएगा? 7/10। तो इसको इंटू कर दो 7/10। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बची हुई बुक्स, अगर उसमें से मैं हिंदी हटा दूं, इंग्लिश हटा दूं और फ्रेंच हटा दूं। तो बोल रहा है ना, देखो, रेस्ट 6300 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज। मतलब ये जो बची हुई बुक्स है ना, ये 6300 है टोटल, और वो कोई अन्य भाषा में है। तो दिस इज इक्वल टू 6300। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, 22,500। बताइए समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या? इसी क्वेश्चन को आप 100 मान के भी कर सकते हो। बुक को 100 मान लो। ट्राई करोगे खुद से? टोटल बुक्स को 100 मान लीजिए, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा करके बता देता हूँ कैसे होगा ये। देखो टोटल बुक्स में मान लेता हूँ 100 है। तो क्वेश्चन में बोला कि 20% जो है हिंदी है। तो 100 का 20% हो गया 20। बचा कितना? 80। ये रिमेनिंग बुक्स है मेरे पास 80। तो रिमेनिंग बुक्स का 50% इंग्लिश है। मतलब ये जो बची बुक्स है ना, इसका 50% निकाल लीजिए। तो इसका 50% कितना हो जाएगा बेटा? 1/2, 40। तो ये तो हिंदी हो गया मेरा, ये इंग्लिश हो गया। तो बची कितनी बेटा? अगेन 40 बची है। तो ये बोल रहा है जो अब बच रही है उसका 30% जो है वो फ्रेंच है। तो बची कितनी भाई? 40%, 40 बुक्स।
इसका 30% क्या है, फ्रेंच है। 30% निकाली, कितना आएगा, 30% हो जाएगा 3/10, तो 40 का 3/10, 40 का 3/10 12 आएगा। एक बार चेक कर लेना है, 12 आ रहा है ना। ये 12 बुक्स क्या है बेटा, फ्रेंच की है। अब बोल रहा है अब बोल रहा है कि जो बच रही है बुक वो 6300 में है। देखो ध्यान से भाई, 40 बुक है, उसमें से 12 फ्रेंच की हैं, तो बची कितनी, बच गई बेटा 8 2 28 बुक बच गई। ये 28 बुक ये 28 बुक बच रही हैं, पर क्वेश्चन में बोल रहा है ये 6300 बुक्स बच रही हैं। तो मतलब क्या है, क्योंकि मैंने 100 यूनिट माना है, तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 6300 आ रही है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6300 डिवाइड बाय 28। ये कट जाएगा, कुछ आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, वैल्यू बताओ इसकी। 225 है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 225, तो मुझे निकालना था टोटल कितनी बुक थी, तो टोटल मैंने 100 यूनिट माना था बुक को, तो 100 को इसको इंटू कर दो। देखो सेम आंसर आ रहा है। तो 100 मान के भी कर सकते हो बेटा, जैसा आपको इजी लगे। दोनों में ही बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ये 100 वाली मेथड समझ में आ गई। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ भाई। 20% हिंदी थी तो बची हुई 80%, 50% इंग्लिश है तो 50%, 30% मतलब 70%, ऐसे करके निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। दोनों ही बढ़िया मेथड है भाई, एग्जाम में यही दोनों में से कोई भी लगा दोगे, खुश रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आएगा भाई कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के ऊपर प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइप, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो इससे पहले तुम्हें कुछ चीजें समझानी है मुझे। ऑल दो कुछ क्वेश्चन करवाए हैं मैंने इसके, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए, प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है बेटा, एक्सपेंडिचर होता है। ये आप लोग जानते हो। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, प्राइस मतलब, फॉर एग्जाम्पल शुगर का केस ले लीजिए। तो मान लीजिए 3 किलो शुगर मेरे को लगती है, और हर किलो शुगर का प्राइस है 70। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, प्राइस इंटू कितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, 70 रुपीज पर केजी है मान लीजिए। ये फॉर्मूला क्लियर है कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। इसमें किसी को कोई डाउट है, बहुत बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें से ना कुछ हम चीजें निकाल सकते हैं, और वहीं से मैं एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा इसकी। क्या होगा बेटा, अगर मैं प्राइस को इंक्रीज करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं प्राइस को इंक्रीज करूंगा, कंजम्पशन को सेम रखूंगा, तो मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा घटेगा, जल्दी बताइए। मान लो बेटा तुम लोग 3 किलो शुगर खाते हो, बहुत ज्यादा हो जाएगा वैसे, ठीक है। मान लो 3 किलो जो है वो सेब खाते हो, और सेब का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, तो क्या होगा, तुम्हारी जेब से उतना ही पैसा लगेगा कि बढ़ जाएगा, 3 किलो सेब खरीदने के लिए, बताइए, प्राइस बढ़ जाएगा ना। तो बेटा एक सिंपल सा रिलेशन यहां पर ये है कि अगर कंजम्पशन सेम है तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, अगर कंजम्पशन सेम है तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी आपका बढ़ेगा।
और एग्जैक्टली उतना ही बढ़ेगा जितना प्राइस बढ़ेगा। मान लो प्राइस 20% से बढ़ जाता है तो एक्सपेंडिचर भी 20% से बढ़ जाएगा। इसको मैं प्रूव कर सकता हूं पर रिक्वायर्ड नहीं है अभी, ठीक है, समझ लो। बस तुम्हारे पास एक आइडिया होना चाहिए। हाँ ये सर बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। क्यों सही बोल रहे हैं? क्योंकि प्राइस प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, इक्वेशन के हिसाब से देख सकते हो। इसका मतलब कि अगर प्राइस को मैं 20% से इंक्रीज करूंगा तो एक्सपेंडिचर भी 20% से इंक्रीज हो जाएगा, अगर कंजम्पशन मेरा सेम रहेगा तो, है ना। व्हाट अबाउट कंजम्पशन? व्हाट अबाउट कंजम्पशन? तो अगर मैं एक एग्जांपल से बोलूं तो अगर मैं प्राइस को 100, मेरा प्राइस था, उसको मैं 120 कर दे रहा हूं, तो एक्सपेंडिचर भी उसी रेशियो में चेंज हो जाएगा। मतलब एक्सपेंडिचर भी 100 से 120 हो जाएगा। रेशियो ले रहा हूं मैं यहाँ पर, एग्जैक्टली प्राइस नहीं ले रहा हूं, क्योंकि एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन भी आता है, तो ऑब्वियसली बात है प्राइस के इक्वल तो नहीं होगा। बस मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 100 यूनिट से 120 यूनिट है, कंजम्पशन सेम है, तो एक्सपेंडिचर भी 100 से 120 हो जाएगा। सिर्फ आपके एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। मतलब एग्जैक्टली 20% का इंक्रीज होगा। ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 20% से ही बढ़ेगा तो 20% से ही बढ़ जाएगा। ठीक है। अब कंजम्पशन में क्या होता है? कंजम्पशन बिल्कुल रिवर्स चलता है प्राइस के। देखो क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसी इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं कंजम्पशन क्या हो जाएगा भाई, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस हो जाएगा। तो प्राइस डिवाइड में आ जाता है। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगा। कंजम्पशन और प्राइस में क्या रिलेशन है? अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन जो है वो हो जाएगा कम। मतलब अगर प्राइस 20% से बढ़ गया तो कंजम्पशन 20% से कम हो जाएगा, ऐसा बोल सकता हूं? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। पर एक सिंपल सा अगर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, तो अगर प्राइस बढ़ा, कितना बढ़ा भाई, 100 से 120 बढ़ा, प्राइस जो है वो 100 से 120 बढ़ा, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा भाई, 120 से 100 हो जाएगा। उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। जितना प्राइस इंक्रीज होगा कंजम्पशन उतना डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्स की रिलेशन है यहाँ पर, दिख रहा है बेटा? देखो यहाँ पर प्राइस कंजम्पशन, यहाँ पर एक्सपेंडिचर प्राइस सामने सामने है दोनों। तो प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। पर कंजम्पशन और प्राइस, कंजम्पशन ऊपर है प्राइस नीचे है, तो अगर प्राइस बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन और कम हो जाएगा, मतलब कंजम्पशन और कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोग? चलिए, तो यही जो है मेन चीज आपको समझनी है, रिलेशन बिटवीन प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। इसको समझ जाओगे तो एक शॉर्टकट यहाँ पर हम लोग, मैं भी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, तो वो यूज कर पाओगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन में बोला है कि द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 30%, देन बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। एक्सपेंडिचर सेम रहना है। पहले तो नॉर्मल मेथड से एक बार करते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरा प्राइस जो है शुगर का वो है ₹X पर केजी, और कंजम्पशन जो है वो मान लेता हूं मेरा है Y किलो। Y किलो मैं कंज्यूम करता हूं और प्राइस है ₹X पर केजी। तो एक्सपेंडिचर आपको पता है क्या होता है? एक्स इंटू वाई होता है, मतलब प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है। तो प्राइस है एक्स, एक्सपेंडिचर है वाई, सॉरी कंजम्पशन है वाई, तो ये मेरा हो जाएगा एक्सपेंडिचर, जिसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप बताइए मेरा कंजम्पशन यहां से क्या आ गया? मेरा कंजम्पशन आ गया, वाई आ गया भाई ई अपॉन एक्स। ये पहला हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम भाई प्राइस को डिक्रीज कर दे रहे हैं 30% से। अरे यार एक क्वेश्चन और था क्या? ओ ठीक है, चलो इसको इधर ले जाओ, ये तो बात के लिए है। एक मिनट। नो, चलिए यहाँ ये वाले क्वेश्चन को करते हैं पहले।
मान लेता हूं मैं भाई कि मेरा जो वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 20% है यहाँ पर। ठीक है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, 20% से शुगर का प्राइस बढ़ जाता है। तो बताइए कंजम्पशन कितना डिक्रीज करने की एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो आपको पता है भाई, देखिए कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो आपको पता है अगर मैं प्राइस को बेटा बढ़ा दूंगा, ध्यान से देखो, अगर प्राइस को मैं बढ़ाऊंगा और एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा मेरा, अगर मैं प्राइस को बढ़ाया तो एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है, मतलब एक्सपेंडिचर हमें बढ़ने नहीं देना है। इसका मतलब जितना प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा किसी परसेंटेज से, ताकि दोनों का प्रोडक्ट अगेन कितना आए बेटा, जो पहले आ रहा था वही आए। ये चीज समझ में आ रही है? यही कारण है कि अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम करना है तो क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन इज डिक्रीज। क्वेश्चन में बोला कि कंजम्पशन तो डिक्रीज करना ही पड़ेगा अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, प्राइस बढ़ेगा और अगर कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं करोगे तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आ रही है? रिलेशन जल्दी बताइए। बाकी लोग ठीक है, मेथड वन से करते हैं कि एक्सपेंडिचर, मैं प्राइस को मान लेता हूं भाई ₹X पर केजी, कंजम्पशन को मान लेता हूं Y केजी। तो मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। तो प्राइस हो गया X रुपीस पर केजी, और कंजम्पशन हो गया Y इज इक्वल टू ई। तो यहां से मैं कंजम्पशन की वैल्यू निकाल सकता हूं, कंजम्पशन आ जाएगा Y इज इक्वल टू ई अपॉन एक्स। अब क्वेश्चन में बोला है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, 20% से शुगर का प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो नया कंजम्पशन, नया प्राइस क्या हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो नया प्राइस क्या हो जाएगा भाई, सॉरी, 20% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 6/5 हो जाएगा, 6/5। ठीक है, क्योंकि 5+1 हो जाएगा। देखिए मेरा जो नया कंजम्पशन है वो क्या हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई कि 20% से इंक्रीज हो जाएगा तो 120/100 इंटू एक्स हो जाएगा नया प्राइस, ऐसे भी लिख सकते हो, या एक्स इंटू 6/5 लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो मेरा नया प्राइस क्या हो गया, एक्स इंटू 6/5। और कंजम्पशन मान लेता हूँ क्योंकि चेंज करना ही पड़ेगा, अगर एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है तो कंजम्पशन चेंज होगा, डिक्रीज होगा। तो वाई डैश मान लेता हूँ इसको, इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेरा पहले ई था, अभी भी ई है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यहां से क्या वाई डैश निकाल सकते हो, यहाँ से वाई डैश आ जाएगा, ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, पहली वाई डैश आ जाएगा यहाँ पर ई इंटू 6/5 एक्स इंटू 6। ये मेरा बेटा नया कंजम्पशन आ गया। तो अब मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन या परसेंट डिक्रीज इन कंजम्पशन। तो आपको पता है वो क्या हो जाएगा, वाई डैश, वो हो जाएगा वाई माइनस वाई डैश, वाई माइनस वाई डैश अपॉन इनिशियली वो कितना था, ओरिजिनल कितना था, वाई था, अभी वाई डैश हो गया, पहले तो वाई था, इंटू 100। यही होता है परसेंट चेंज का फॉर्मूला, वही लगाया मैंने। ठीक है, ये क्या है, ये है इंक्रीज या डिक्रीज, नीचे क्या है ओरिजिनल इंटू 100%। कोई डाउट है इसमें? अब सिंपली ये करना है भाई, y की वैल्यू उठा दो, y डैश की वैल्यू उठा दो और यहाँ पुट कर दो। तो y माइनस वाई डैश कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 5e/6x, y है मेरा e/x, और ये हो गया 5e/6x। तो यहाँ भी y क्या है, e/x इंटू 100%। e/x देख रहे हो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा पूरा, क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है। तो ये बन गया बेटा 1 माइनस 5/6 इंटू 100%। तो ये 6 - 1, ये हो जाएगा कितना, 1/6 इंटू 100%। बताइए, 1/6 इंटू 100%, इसको सॉल्व कर लोगे, फ्रैक्शन में पता ही तुमको परसेंट की वैल्यू इसकी। ये समझ में आया डिटेल्ड?
कैसे करना है इसको, एक्स और वाई लेके? किसी स्टेप में डाउट है तो बताइए। ये हो गई इसकी मेथड 1। अच्छी लंबी चौड़ी मेथड है, ठीक है, यहीं से टाइम बचाना है। मेथड 2 देखते हैं इसकी। मेथड 2, क्वेश्चन में ये बोला है इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। ये 1/5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 का मतलब है कि शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। ओके, 5 का मतलब है कि ओरिजिनली कितने में था? ओरिजिनल, ठीक है। और ये 1 क्या है? इंक्रीज बता रहा है। ये तो बोल रहा है 20% इंक्रीज हुआ है। 20% इंक्रीज किस पे हुआ है? ओरिजिनल वैल्यू में। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। आपको पता है डिनोमिनेटर ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वैल्यू हो गया और 1 हो गया इंक्रीज। तो मैं क्या ये ले सकता हूँ बेटा? प्राइस, ये प्राइस है बेसिकली, है ना, ओरिजिनल प्राइस, क्योंकि 20% किसका बता रहा है? प्राइस की तो बता रहा है कि प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनल प्राइस हो गया ये। देखिए, मैं प्राइस को ये मान सकता हूँ कि मान लीजिए मेरा प्राइस जो है ओरिजिनल था 5 रुपीज पर केजी। ये मेरा ओरिजिनल प्राइस था। उसके बाद वो इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा? देखिए, 5 + 1 6, 6 यूनिट हो जाएगा, 6 रुपीज पर केजी। ऐसे मान सकते हो ना, आप ऐसे कुछ भी मान सकते हो। पर 20% का मतलब जो है वो होता है 1/5। 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बोल रहा है भाई कि मेरा जो शुगर है ना वो 20%, उसका प्राइस 20% से इंक्रीज हुआ है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिसके रिस्पेक्ट में बताया गया है। किसके रिस्पेक्ट में बताया गया है? ओरिजिनल प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो ओरिजिनल प्राइस मेरा 5 यूनिट में मान सकता हूँ, ये मैंने मान लिया 5 यूनिट। और मेरा इंक्रीज प्राइस क्या हो जाएगा? देखिए, ये 5 है और यहाँ क्या है? 20% इंक्रीज का बताया, तो नया वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 + 1 6, तो 6 रुपीज पर केजी। एक वैल्यू एज्यूम की है मैंने, 5 यूनिट एंड 6 यूनिट प्राइस। अब मुझे एक्सपेंडिचर जो है सेम रखना है, तो मैं एक कोई ऐसी वैल्यू ले लेता हूं जो दोनों के लिए कॉमन है, या दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 5 और 6। ऐसा मेथड मैंने ऑलरेडी करवा रखा है वैसे। 5 और 6 का एलसीएम हो जाता है 30। 30 को मैं एक्सपेंडिचर मान लेता हूँ। अब इससे क्या फायदा होगा? देखो ध्यान से। आपको पता है भाई कि देखिए 30 रुपए आप खर्चा कर रहे हो, 5 रुपीज पर केजी प्राइस है, तो कंजम्पशन निकाल सकते हो ना, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। 30 / 5 क्या हो जाएगा? कंजम्पशन आ जाएगा। तो 6 केजी का कंजम्पशन है भाई। यहां पर कितना आ जाएगा? 30 रुपए टोटल खर्चा है, 6 रुपीज पर केजी है, तो कितना किलो आपने खर्च किया? 30 / 6, तो ये हो जाएगा 5 केजी। अब तुम लोग को समझ में आया कि मैंने यहाँ एलसीएम क्यों लिया? मैंने एलसीएम इसलिए लिया, कोई ऐसी वैल्यू मैं ले लूं ताकि दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या होता है? वो एलसीएम ही होता है। तो मेरे को क्या होगा? एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी कंजम्पशन की। ये मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ? ये मेथड में मैं कुछ वैल्यूज अज्यूम कर रहा हूँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस। समझ में आ रहा है? आप कोई भी ले सकते हो। ये एक्चुअल मेथड नहीं है, अभी एक्चुअल मेथड एक और आएगी, सब समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है इसका। एक चीज आप ध्यान दे रहे हो बेटा, यहाँ पर देखो, ये प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और कंजम्पशन क्या है? कंजम्पशन है मेरा 6 केजी और 5 केजी। एक चीज गौर करने की ये है बेटा, यहाँ पर प्राइस अगर 5:6 के रेशियो में है, मतलब पहले अगर प्राइस 5 है और अब 6 है,
देखिए मेथड 2 एक्सप्लेन कर रहा था मैं यहां पर। तो मेथड 2 में क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए एक चीज। क्वेश्चन में बोला है कि प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मेरा ओरिजिनल प्राइस 5 था, उसमें इंक्रीज कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। तो मैं मान सकता हूं प्राइस को 5 यूनिट्स, और इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाएगा, 1 यूनिट इसमें ऐड कर दीजिए तो 6 यूनिट हो जाएगा। तो मैं ऐसी वैल्यूज एज्यूम कर सकता हूं। दोनों का एलसीएम ले लूं अगर मैं 5 और 6 का, तो आंसर आता है 30। ये 30 को मैं एक्सपेंडिचर ले सकता हूं। इससे क्या फायदा होगा, मैं कंजम्पशन निकाल पाऊंगा। 30 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा, इसका कंजम्पशन हो जाएगा 6 किलो का। और 30 अगर टोटल एक्सपेंडिचर है और 6 रुपीज पर केजी प्राइस है, तो कंजम्पशन इस केस में कितना हो जाएगा, 5 केजी हो जाएगा। तो यहां पर देखने की बात यह है कि अगर मेरा प्राइस 5 है, वो बढ़ के 6 हो जाता है, तो कंजम्पशन मेरा 6 से 5 हो जाता है। मतलब अगर मैं ये बोलूं इन टर्म्स ऑफ रेशियो या परसेंटेज, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा, उतना ही परसेंटेज चेंज कंजम्पशन में होगा। नहीं, ये बोलना गलत है। देखो अभी देखिए, प्राइस परसेंटेज चेंज अगर मैं बोलूं, एक मिनट देखिए, प्राइस में कितने का इंक्रीज हुआ है, प्राइस में इंक्रीज हुआ है 5 से वैल्यू हो गई 6, 1/5 इंटू 100%, जो कि हो जाता है 20%, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। अभी आप देखिए कंजम्पशन में कितने का चेंज हुआ है। तो कंजम्पशन जो है 6 किलो था, अब 5 किलो हो गया है। 6 किलो था, अब 5 किलो हो गया है। तो कंजम्पशन में चेंज कितना हुआ है, तो एक से ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है, 6 से 5 हो गया तो 1 का चेंज हुआ है। और डिवाइड बाय ओरिजिनली कितना था, 6 इंटू 100%। तो इसका परसेंटेज में कितनी वैल्यू आ रही है, 1/6 इंटू 100% इज 16, 2/3%, अगर आपको याद हो तो। तो क्या चीज आप यहां पर देख पा रहे हो बेटा, कि एक चीज तो कंफर्म है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन जो है वो कम होगा, है ना। ये प्राइस हुआ 5 से 6, तो कंजम्पशन हुआ 6 से 5। पर परसेंटेज चेंज जो है वो अलग होता है। देखिए परसेंटेज चेंज यहां पर कितना है, 20% का है प्राइस में, और परसेंटेज चेंज कंजम्पशन में कितना है, 16, 2/3% का है। ये चीज समझ में आ रही है आप लोग को, बताइए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो इस तरीके से भी आप जो है कंजम्पशन निकाल सकते हो। कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लीजिए और वहां से भी आप कंजम्पशन यहां पर निकाल सकते हो, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने यहां से सीखी, कि भाई अगर प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा। हाँ, जब मैं ऐसा बोल रहा हूं तो दूसरी क्वांटिटी को मैं कांस्टेंट एज्यूम कर रहा हूं यहां पर। चलिए अब देखते हैं मेथड 3, देखते हैं इसकी, जो कि हम यूज करने वाले हैं एक्चुअल एग्जाम में। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। देखिए अगर मैं बेटा
प्राइस को 20% से इंक्रीज कर देता हूं और मेरा कंजम्पशन जो है वो सेम रहता है, तो मैंने अभी बताया कि प्राइस को अगर मैं 20% से इंक्रीज कर दूंगा तो मेरा एक्सपेंडिचर, क्योंकि देखिए प्राइस जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर, प्राइस को जितने परसेंट से मैं इंक्रीज करूंगा एक्सपेंडिचर उतने ही परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज समझ में आती है? एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। प्राइस, एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, तब तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा इस चीज। कंजम्पशन को, प्राइस को मैं मान लेता हूं कि 100 था और कंजम्पशन मेरा 1 किलो का है, चल रहा है, ठीक है, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितने का आया भाई? 100 का है। अब मैं क्या करता हूं, 20% से इंक्रीज कर देता हूं प्राइस को, इंक्रीज कर देता हूं 20% से, तो मेरा प्राइस कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कंजम्पशन अगेन 1 ही आएगा, 1 किलो का था, कंजम्पशन सेम रख रहा हूं मैं, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया बेटा? 120 हो गया। तो एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? देखिए 20 रुपए बढ़े, इसमें बढ़े 100 में इंटू 100, कितना आ गया? ये 20% आ गया। 20% आ गया, बताइए, दिख रहा है यहाँ पर? प्राइस को मैंने 20% से इंक्रीज किया है, तो एक्सपेंडिचर भी मेरा 20% से इंक्रीज यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि हुआ है। तो अगर बेटा मैं बोल रहा हूं कि मेरा प्राइस जो है 20% से इंक्रीज हुआ है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरा एक्सपेंडिचर भी 20% से इंक्रीज हुआ है, अगर मैं कंजम्पशन को सेम मानता हूं तो। ठीक है, देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए। प्राइस अगर मेरा 100 रुपए है तो 20% इंक्रीज हो जाएगा तो 120 हो जाएगा। अगर कंजम्पशन मेरा सेम रहता है तो एक्सपेंडिचर मान लीजिए क्या हो जाएगा, आपको पता है एक्सपेंडिचर भी मेरा अगर 100 रुपए है तो 120 रुपए हो जाएगा। तो मुझे एक चीज बताइए, परसेंट इंक्रीज, अब ध्यान से देखिए बेटा, 100 से एक्सपेंडिचर हो गया 120, ठीक है, अब बताइए कि परसेंटेज, मुझे एक्सपेंडिचर अपना सेम रखना है, तो एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिचर सेम रखना है मुझे। देखिए अगर प्राइस में इंक्रीज कर देता 20% से, तो एक्सपेंडिचर भी मेरा इंक्रीज हो जाना चाहिए 100 से 120, पर क्योंकि मेरे को एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो 120 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 पे जाना पड़ेगा, मतलब 120 में 20 हटाने पड़ेंगे, तब जाकर के मैं ओरिजिनल एक्सपेंडिचर में जा पाऊंगा। मतलब मुझे 20 का चेंज करना पड़ेगा किस पर, 120 पर इंटू 100, मतलब इतना परसेंट चेंज करना पड़ेगा मेरी न्यू वैल्यू पर। ये कितना आता है? ये आता है 1/6 इंटू 100। ये चीज समझो, तो यहां से जो आंसर आ रहा है वो 1/6 इंटू 100 आ रहा है। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। प्राइस मैंने अगर 20% से इंक्रीज किया है, और आपको पता है कि अगर मैं प्राइस 20% से इंक्रीज कर रहा हूं और मेरा एक्सपेंडिचर सेम रहता है, तो उस केस में क्या होता है, कंजम्पशन, उस केस में कंजम्पशन में क्या चेंज आता है, तो मेरा कंजम्पशन क्या होता है भाई, 120 से 100 हो जाता है। बताया ना मैंने, इनवर्स होता है बिल्कुल, यहां पर देखा था हमने। देखिए 5 से 6 होता है, तो ये 6 से 5 हो जाता है, ना। तो अगर मैं 100 यूनिट मान लेता हूं इसको, और मान लेता हूं कि 120 हो गया ये, तो कंजम्पशन मेरा क्या हो जाएगा, 120 से 100 हो जाएगा। अरे तभी तो सेम रहेगा, देखो ध्यान से, प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। अगर मेरा प्राइस पहले 100 था, कंजम्पशन मेरा पहले मैंने क्या मान लिया, 120, तो 120, तो आंसर कितना आ गया, 1200, 12,000। अब नए केस में क्या हुआ, प्राइस मेरा 20% से इंक्रीज हो गया, तो प्राइस हो गया 120, और मैं कंजम्पशन को बेटा अगर 100 कर देता हूं, तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 12,000। मतलब दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो प्राइस में, प्राइस पहले 100 था और फाइनल प्राइस मेरा 120 है, तो अगर मैं इनिशियल कंजम्पशन को 120 यूनिट्स ले लूं और फाइनल कंजम्पशन को इनिशियल प्राइस वाला ले लूं वैल्यू, तो दोनों ही केस में एक्सपेंडिचर में सेम कर लूंगा। ये चीज समझ आ रही है? अब यहां पर देखिए आप, अगर परसेंटेज चेंज आप यहां पर निकालोगे 120 100, परसेंटेज चेंज कितने का आया है, कंजम्पशन में चेंज कितने का आया भाई, 120 से 100 गए हो आप,
तो 20 का चेंज आया है, कितने पे आया, 120 पे आया है, इंटू 100। इसमें भी आंसर क्या आ रहा है, 1/6 इंटू 100। अब मेन चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा, कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हम एक्सपेंडिचर के टर्म में करेंगे। इसका कारण ये है कि क्वेश्चन जो है एक्सपेंडिचर के टर्म में लिखा रहता है। निकालना हमें कंजम्पशन है, निकालना हमें कंजम्पशन ही है, पर अगर क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर के टर्म में सॉल्व कर लूंगा इस तरीके से, तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर के टर्म में भी सॉल्व करूंगा तो जो आंसर आता है और जो कंजम्पशन में आता है दोनों सेम होता है। बस फर्क क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेरा 100 से 120 जाता है और कंजम्पशन मेरा 120 से 100 जाता है। पर क्योंकि क्वेश्चन एक्सपेंडिचर के टर्म में दिया रहता है तो मैं क्या करूंगा, एक्सपेंडिचर के टर्म में सॉल्व कर लूंगा, उससे जो परसेंटेज आएगा मैं मान लूंगा कि यही कंजम्पशन में चेंज है। अभी भी चीजें समझ में नहीं आई होगी, अब जब मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन जब करेंगे इसके ऊपर तब चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी यहां पर थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना क्या चल रहा है। प्राइस और कंजम्पशन में रिलेशन बेसिकली समझ में आना चाहिए, एक्सपेंडिचर में और प्राइस में रिलेशन समझ में आना चाहिए। सिंपल रिलेशन है भाई, प्राइस और एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशन है, अगर प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा। सिंपल रिलेशन है, इतना ही आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को मेथड 3 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्योंकि आप देख रहे हो ओरिजिनल मेथड जो है बहुत ही ज्यादा टाइम लेगी एग्जाम में, तो वो सब नहीं करेंगे अपन सिंपल करेंगे। क्वेश्चन में ये बोल रहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20% बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज। एक्सपेंडिचर हमें इंक्रीज नहीं करना है, तो आपको पता है कि मैं देखो एक्सपेंडिचर को मान लेता हूँ 100 यूनिट मान लेता हूँ या 100 रुपए मान लेता हूँ। आपको पता है कि देखिए प्राइस आप कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, 20% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, वो भी 20% से इंक्रीज हो जाएगा। 20% से इंक्रीज हो जाएगा तो नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बेटा, 120। यहां तक क्लियर है। अगर मैं एक्सपेंडिचर को 100 यूनिट मानता हूं, क्योंकि प्राइस 20% से बढ़ गया है तो एक्सपेंडिचर भी 20% से बढ़ जाएगा, तो नया एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। पर हमें क्या करना है, हमें एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है, हमें एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाना है, मतलब 120 से 20 कम कर देना है, तब जाके 100 आएगी ना वैल्यू। प्राइस मैंने 20% से इंक्रीज किया तो एक्सपेंडिचर मेरा 20% से बढ़ जाएगा, तो 100 से 120 हो जाएगा। पर मुझे एक्सपेंडिचर सेम रखना है, मतलब 20 का डिक्रीज करना है, किस पे करना है, 120 पे इंटू 100। मतलब एक्सपेंडिचर को सेम करने के लिए मेरी फाइनल वैल्यू पे मुझे 20% का डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये 20/100 कितना आ जाता है बेटा, 1/6 इंटू 100% आ जाता है। और आपको पता है कि ये जो वैल्यू आती है यही कंजम्पशन में डिक्रीज भी आता है, कंजम्पशन में भी डिक्रीज उसी रेट से होता है। मैंने भी इसके पहले प्रूफ किया था इस चीज को। तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं कंजम्पशन के टर्म में करूंगा तो देखिए क्या होता है। कंजम्पशन मैंने बताया था ना कि अगर प्राइस मेरा 100 से 120 जा रहा है तो कंजम्पशन मेरा 120 से 100 जाएगा, कंजम्पशन मेरा 120 से 100 जाएगा। तो 120 से 100 जाएगा मतलब कितने का डिक्रीज हुआ है, 20 का। कितने पे, 120 पे। 20 120 इंटू 100, यहां से भी वही चीज आ रही है। तो क्वेश्चन में मैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं, क्योंकि क्वेश्चन एक्सपेंडिचर के टर्म में दिया रहता है, तो मैं उसे कंजम्पशन में कन्वर्ट करूं और फिर सॉल्व करूं, इतना टाइम नहीं रहेगा। तो मैं क्वेश्चन को ना एक्सपेंडिचर के टर्म में ही सॉल्व कर लूंगा और मैं ये मान लूंगा कि ये जो मेरा आंसर आया है ये मेरा कंजम्पशन का परसेंटेज आया, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों ही आंसर सेम आते हैं। ठीक है, ये है इसकी शॉर्टकट, कि जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको एक्सपेंडिचर के टर्म में डील कर लो और परसेंटेज चेंज जो यहां से आएगा वही कंजम्पशन में डिक्रीज आएगा। ठीक है, जो चीज प्रूफ है वो मैं पहले ही करवा चुका हूं, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझा चुका हूं, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। इसका एक और प्रूफ है जिसके लिए मैं एक्स और वाई लेकर के करवाऊंगा, लेकिन उसका कोई फिर सेंस नहीं मिलेगा। मेनली आप ये चीज याद रखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग को याद करना। अभी क्वेश्चन में देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करके इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, इन टाइप के क्वेश्चन को। चलिए 72 देखते हैं। जिनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आया है, मेथड 3, अब ये वाला क्वेश्चन देख लो कैसे अप्लाई करना है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। जिसको कंसेप्चुअली चीजें समझ में आ गई कि कैसे क्या हो रहा है तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, पर जिनको नहीं समझ में आया तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप ये मेथड समझ लीजिए, इससे भी आपका काम चल जाएगा। देखिए ध्यान से, द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 30%, देन बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मतलब एक्सपेंडिचर सेम करना है, तो मैं मान लेता हूं
कि एक्सपेंडिचर जो है मेरा वो 100 रुपए का है, तो प्राइस कितने से बढ़ा भाई, 30% से कम हुआ, तो एक्सपेंडिचर भी मेरा 30% से हो जाएगा कम। तो 30% से एक्सपेंडिचर मेरा कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, है ना। 100 का 30% क्या होता है, 30, तो 100 में से 30 हटा दीजिए, दैट इज 70। पर आपको पता है कि मुझे ना एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो मतलब मुझे कितने की कमी करनी पड़ेगी इसमें, सॉरी इंक्रीज करना पड़ेगा, 30 का, 30 का इंक्रीज करना पड़ेगा, तब ना 70 हो जा रहा है भाई, क्योंकि आप प्राइस डिक्रीज कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर कम हो जा रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर मुझे सेम करना है, मतलब 30 इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 30 का इंक्रीज करना पड़ेगा किस वैल्यू पर, 70 पर, इंटू 100। ये क्या चीज आई है, तो थोड़ा सॉल्व कर लो, 3/7 इंटू 100%, इसका फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में आपको पता ये होता है 42 6/7%। सॉल्व करते हैं तो ये क्या चीज आई है, ये आया है कि अगर मुझे एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो कितने परसेंट का डिक्रीज करना पड़ेगा। ये वैल्यू सेम है आपके कंजप्शन में कितना, सॉरी डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आई है कि मुझे अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो कितना परसेंट से इंक्रीज करना पड़ेगा। ये वैल्यू सेम है ये बोलने पर कि मुझे कंजम्पशन कितने वैल्यू से इंक्रीज करना पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम है। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा कि आपको कंजम्पशन इतने से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आंसर है 42 6/7%। चाहता तो मैं इसको, बेसिकली कंजम्पशन में ये उल्टा हो जाता है, उल्टा कैसे हो जाता है कि 70 से इंक्रीज होगा 100 का, कंजम्पशन के केस में अगेन सेम चीज होगी, ठीक है, 70 से 100 हो जाएगा वो, क्योंकि मेरा जो प्राइस है वो 100 से 70 जा रहा है, तो मेरा कंजम्पशन उल्टा चलता है, प्राइस के उल्टा चलता है, मतलब एक्सपेंडिचर के भी उल्टा चलता है, क्योंकि प्राइस और एक्सपेंडिचर एक साथ चलते हैं। भाई यही बताया ना, प्राइस इंक्रीज होता है तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, कंजम प्राइस इंक्रीज होता है तो कंजम्पशन डिक्रीज होता है, या एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तब भी कंजम्पशन डिक्रीज होता है। तो इस चीज को आप लोग को समझना है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कंजम्पशन को कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज 42 मिक्स फ्रैक्शन में 6/7%। तो इससे क्या होगा ना, आप एक्स और वाई लेने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, एक्स और वाई जो लेते हैं और फिर मतलब फ्रैक्शंस आते हैं, फिर परसेंटेज निकालना पड़ता है, डिफरेंस निकालना पड़ता है, वो सब करना नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ पर टाइम सेव कर सकते हो अपना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार वापस से देख लेना, तभी पता चलेगा क्या क्या डिस्कस हुआ है क्लास में, ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीजेस बाय 30%, बाय हाउ मच परसेंट कंजम्पशन इंक्रीज, सो एज एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10%। अब मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जो होता है ना हमेशा एक्सपेंडिचर के टर्म में दिया रहता है एग्जाम में, तो जो वैल्यू लेनी है वो एक्सपेंडिचर में ही पूरा कैलकुलेट करना है, और फाइनली जो आंसर आता है वो कंजम्पशन का ही आंसर आता है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे। अभी इस क्वेश्चन को अगर मैं ओरिजिनल मेथड से करूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। चलिए देखिए, एक्सपेंडिचर में मान लेता हूं कि 100 है, क्वेश्चन में बोला कि प्राइस जो है 30% से इंक्रीज हो गया, तो आपको पता है कि एक्सपेंडिचर भी 30% से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 130। यहां तक क्लियर है, सॉरी डिक्रीज है, एक मिनट, डिक्रीज है ना 30% से, तो प्राइस एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 100 अगर मैं एक्सपेंडिचर था तो मेरा 30% से, क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ है तो एक्सपेंडिचर भी 30% से डिक्रीज हो गया, दैट इज 70। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि पहले क्वेश्चन कैसा आता था कि एक्सपेंडिचर को सेम रखना है, मतलब 70 से 100 ले जाना है, पर अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करना है सिर्फ 10% से, मतलब 100 से 10% डिक्रीज कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 90। मतलब अब मुझे एक्सपेंडिचर क्या करना है भाई, 70 हो जाएगा मेरा एक्सपेंडिचर, अगर मेरा प्राइस 30% से डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस ही बात है एक्सपेंडिचर 70 हो जाएगा, पर मुझे 70 नहीं करना है, मुझे अब करना है 90। पहले केस में क्या करना होता था, 70 से 100 करना होता था, अब 70 से करना है 90। यही बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि एक्सपेंडिचर 10% से डिक्रीज होना चाहिए सिर्फ, तो 100 का 10% होता है 90, मतलब 70 से 90 ले जाना है। बताइए कितने का चेंज है ये, 20 का, कितने पे चेंज है, 70 पे, इंटू 100। और ये जो हमें पता है ये जो परसेंटेज की वैल्यू आती है ये कंजम्पशन में इंक्रीज का ही परसेंटेज आया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 2/7 कितना आता है, 2/7
वैल्यू आ रही है ये। आपको पता है 1/7 कितना होता है? 14 2/7%। तो 2/7 कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू हो जाएगी 28 4/7%। सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। ये मेरा आंसर है भाई कि कंजम्पशन में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आ रही चीजें? बताइए, जल्दी बताइए। एक्सपेंडिचर 100 मान लो, उसमें चेंजेस करो, फिर उसका परसेंट निकाल दो, वही कंजम्पशन का परसेंटेज आएगा, ठीक है। चलिए, आपका होमवर्क अगर आप चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो बेटा, एक्स और वाई लेके करोगे और आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ पर कितना टाइम बचा लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%. By how much kg of consumption decrease so as the expenditure will increase by 5% only when he originally consumed 280 kg of sugar? अब ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको भी। देखो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो शुगर का प्राइस है वो 20% से इंक्रीज हो गया। तो बताइए, अब परसेंट नहीं बताना है बेटा, अब कंजम्पशन में चेंज बताना है, केजी में बताना है, केजी में। तो ध्यान रखना, देखिए मैं एक्सपेंडिचर को मान लेता हूँ कि 100 यूनिट से। क्वेश्चन में बोला कि प्राइस जो है वो 20% से इंक्रीज हुआ है, तो एक्सपेंडिचर भी 20% से इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 120। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% बढ़ाना है, मतलब 100 का 5% कितना हो जाएगा बेटा? 5%। 100 का 5% इंक्रीज कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? मुझे 120 हो जाएगा मेरा, लेकिन मुझे 105 करना है, यही चीज करनी है मुझे। तो परसेंटेज चेंज कितने का है बताइए? तो कितना है ये? 15 है, 15 से कम करना है। तो 15 कितने में करना है? 120 में, इंटू 100%। क्लियर है ना? ये क्या है? ये आई है वैल्यू कंजम्पशन में कितना डिक्रीज करना है कि एक्सपेंडिचर सिर्फ 5% इंक्रीज हो। आपको पता है जो ये परसेंटेज निकलता है इसकी वैल्यू इक्वल आती है किसके? कंजम्पशन में चेंज के इक्वल आती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, अभी तक मैंने यही चीजें कर रहे हैं हमने। पर क्वेश्चन में अगर सिर्फ बोलता बेटा कि कितने परसेंट से कंजम्पशन डिक्रीज करें तो ये आंसर है, पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला। क्वेश्चन में बोला है कि कितने केजी से कंजम्पशन डिक्रीज करें, मतलब आंसर चाहिए केजी में। आंसर क्या चाहिए भाई? आंसर चाहिए केजी में। तो देखिए ध्यान से बेटा, अब कोई परसेंटेज है उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हो। ओरिजिनल शुगर दिया हुआ है 280 केजी, तो आपको पता है भाई कि आपका ओरिजिनल जो कंजम्पशन था वो 280 था, और आपका डिक्रीज कितना हुआ है? 15। आपका डिक्रीज कितना हुआ है? 15 डिवाइड बाय 120 इंटू 100% डिक्रीज हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, जो आपका ओरिजिनल प्राइस था उसका इतना परसेंट निकाल लीजिए, यही उसका क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज्ड वैल्यू आ जाएगी कि कितना डिक्रीज करना पड़ेगा कंजम्पशन, क्योंकि ये क्या है? ये डिक्रीज परसेंटेज तो है कंजम्पशन का, तो ओरिजिनल वैल्यू का इतना परसेंट निकाल, वही आपका आंसर है। पर इसमें भी टाइम बचा सकते हो, देखो ध्यान से। 15/120 कितना होता है? ये होता है 1/8। 1/8 इंटू 100%। ठीक है, इसको मैं 1/8 भी लिख सकता हूँ। ये चीज समझ में आ रही है मैंने क्या किया है यहाँ पर? ओरिजिनल वैल्यू है 280, उसका 1/8% निकालना है। 1/8%, ये मेरी क्या वैल्यू देगा? ये वैल्यू देगा डिक्रीज इन कंजम्पशन इन केजी, इन केजी। क्योंकि भाई ये जो है ये वैल्यू, ये क्या है? ये है डिक्रीज इन कंजम्पशन इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। ये परसेंटेज में डिक्रीज है, और ये क्या है? क्योंकि मुझे वैल्यू केजी में निकालना था, तो टोटल ओरिजिनल वैल्यू ये थी, तो इसका इतना परसेंट निकाल दो तो केजी में आ जाएगा आंसर। ये समझ में आ रही है? या ऐसे भी कर सकते हो बेटा, देखो ध्यान से, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये फ्रैक्शन क्या आया था? 1/8 आया था ना, 1/8। 1/8 इंटू 100% है ना, तो
एक मिनट, इसको और कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये परसेंटेज क्योंकि यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि परसेंटेज पूछा ही नहीं है। तो आप क्या करो, आपने ये स्टेप कर ली यहाँ पर 15 120, मतलब आपको पता है कि 15 का डिक्रीज करना पड़ेगा 120 में, 15 का डिक्रीज करना पड़ेगा 120 में, ये आपको पता है। 15/120 को और मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/8 लिख सकता हूँ, सिंप्लीफाई करूंगा तो। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है बेटा, ये देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ जाओगे तो आ जाएगी बात। मतलब कि अगर मेरा 8 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने बताया था ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल को। अगर मेरा कंजम्पशन ये ओरिजिनल कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ध्यान से, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन। मैंने बताया था ना कि अगर आपका एक्सपेंडिचर या प्राइस 100 से 120 जा रहा है तो एक्सपेंडिचर कैसा जाता है, कंजम्पशन 120 से 100 जाता है। तो ये जो 15/15 का तुमने डिक्रीज किया है 120 पे, या इसको लिख सकते हो 1 का डिक्रीज 8 पे, मतलब 8 यूनिट अगर तुम्हारा ओरिजिनल कंजम्पशन है तो आप 1 यूनिट डिक्रीज कर रहे हो। सिंपल बात है ना, 8 यूनिट अगर ओरिजिनल कंजम्पशन है तो 1 यूनिट आप डिक्रीज कर रहे हो। आपको ओरिजिनल कंजम्पशन दे रखा है कि 280 kg, मतलब 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है इन्होंने, 280 kg दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 280/8, कितना हो जाता है ये, 35। 1 यूनिट की वैल्यू 35 kg है। आपको निकालना है कि डिक्रीज कितना हुआ है, तो आपको पता है डिक्रीज कितना हुआ है इसमें, 1 यूनिट डिक्रीज हुआ है। 1 यूनिट तो डिक्रीज हुआ है, 1/8 में 8 जो है ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डिक्रीज को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 35 kg। तो आंसर यही है भाई, 35 kg जो है आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो अगेन आंसर यहाँ से भी 35 kg ही आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसा, तो समझ में आएगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 30% ड्यू टू दिस, अ फैमिली यूजेस 40 kg लेस शुगर सो दैट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10% ओनली, फाइंड ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन निकालना है। अगेन देखिए, मैं एक्सपेंडिचर मान लेता हूँ 100 का है, 100 यूनिट है, तो प्राइस 30% से इंक्रीज हुआ है तो एक्सपेंडिचर भी 30% से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 130 हो जाएगा। पर अपने को क्या करना है, अपने को एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% इंक्रीज करना है, मतलब 100 से सिर्फ अपने को 110 करना है। तो मेरा तो हो गया 130, तो 130 से 110 ले जाने के लिए कितना चेंज करना पड़ेगा सर, 20 कम करना पड़ेगा, मतलब 20 कम करना पड़ेगा 130 में, 20 कम करना पड़ेगा 130 में। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाता है बेटा, 2/13। परसेंट निकालना है तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं यहाँ। पर क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ना केजी में निकालना है, मुझे यहाँ पर खैर ओरिजिनल कंजम्पशन निकालना है इन केजी, परसेंटेज निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मैंने क्या निकाला है, फ्रैक्शन निकाल दिया, ये रेशियो निकाल दिया। किसका रेशियो निकाला है मैंने, 2/13 आया। ये 13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पता है आपको भाई, ये क्या है, इसकी मीनिंग तो बताओ। ये है परसेंटेज डिक्रीज, क्या है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन की वैल्यू है ये। मतलब ये 2/13 जो फ्रैक्शन है ये किसके रिस्पेक्ट में है, कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में है। तो 13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनल कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डिक्रीज परसेंट डिक्रीज आता है ना, तो ये डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा 13 यूनिट का कंजम्पशन था तो मेरे को 2 यूनिट कम करना पड़ेगा। सिंपल मतलब इसका यही है। अगर मेरा कंजम्पशन 130 यूनिट का था तो मुझे 20 यूनिट कम करना पड़ेगा। चाहे ऐसे कर लो, चाहे इसको सिंप्लीफाई करके कर लो, मीनिंग समझ लो एक चीज। तो मेरा ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है, 13 का ओरिजिनल कंजम्पशन है, और मुझे डिक्रीज कितने का करना है, 2 यूनिट का डिक्रीज करना है। अगर मैं 13 यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो मुझे 2 यूनिट, बस ध्यान से सुनो बेटा, जिनको जिनको डाउट है, ये जो फ्रैक्शन आता है ना, ये क्या बता रहा है कि अगर मेरा 13 यूनिट का कंजम्पशन था तो मुझे 2 यूनिट कम करना पड़ेगा। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अगर मेरा 130 यूनिट का कंजम्पशन था तो मुझे 20 यूनिट कम करना पड़ेगा। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये परसेंटेज निकाल लो और ये बता दो कि इतना परसेंटेज कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तीनों का मतलब वही है। ठीक है, तो 13 यूनिट मेरा ओरिजिनल कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यूनिट मेरा डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिक्रीज क्या है,
डिक्रीज है 40 केजी कम यूज कर रहा हूं, मतलब ये 2 यूनिट को, जिनको जिनको नहीं समझ में आ रहा है बेटा, एक बार इस वीडियो को कई बार देखना पड़ेगा तुमको, ठीक है। ट्रिकी है क्वेश्चन, ये टफ है, नॉट दैट इजी, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट एक्सप्लेन करने की, ताकि आप एग्जाम में सबसे कम टाइम पे कर पाओ इसको। एक्स और वाई लेके भी कर सकते हो, पर बहुत लेंथी जाएगा वो, ठीक है। ये मेथड सीखो, 2-3 बार देखोगे तो आएगा समझ में। 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? डिक्रीज, कितने का डिक्रीज हुआ है? 40 केजी का। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 20। एक यूनिट 20 के बराबर है, तो मुझे निकालना ओरिजिनल कंजम्पशन। ओरिजिनल कंजम्पशन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? 13 यूनिट को। तो 13 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए आप। 13 यूनिट आ जाएगा 13 इंटू 20, हो जाएगा ये 13 20 इज 260, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आई थिंक इसके बाद ही, चलो ये भी एक प्रैक्टिस के लिए इसको भी कर लेते हैं एक बार। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है जिसमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, एक्सपेंडिचर वाले सारे कंसेप्ट उसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसको ध्यान से सुनना, फिर इसका क्लास खत्म करेंगे, इसके बाद ही है ना। और इसको एक बार, हाँ उसके बाद, इसके बाद आप लोग ना एक बार इसको पूरा देख लेंगे अच्छे से, 2-3 बार देखोगे तब अच्छे से समझ में आएगा कि क्या किया है। ये सॉल्यूशन, प्राइस जो है शुगर का डिक्रीज हुआ है 30% से, तो अगर मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो 100 यूनिट है, तो नया एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा बेटा? 30% कम हो जाएगा, मतलब 70 हो जाएगा। ड्यू टू दिस फैमिली यूजर 32 केजी फैमिली कम यूज कर रही है, सो दैट द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 16% ओनली। मतलब एक्सपेंडिचर लेकिन होना कितना डिक्रीज चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ 16% करना है मुझे डिक्रीज, तो 16% कम करना है। तो इसका 16% निकाल लीजिए, 16 आ जाएगा, तो माइनस कर दीजिए तो 84 आ जाएगा ये। तो मतलब मुझे 70 से मेरा एक्सपेंडिचर कितना ले जाना है बेटा? 84 ले जाना है। तो मेरा कंजम्पशन में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे? 70 84 डिफरेंस कितने का है? 14 का है। तो कंजम्पशन में 14 का चेंज करना पड़ेगा, कितने पे? 70 पे इंटू 100%। तो ये क्या वैल्यू आई है? ये आई है परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन, इतना करना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे एक्सपेंडिचर अपना 16% से ही कम करना है से, तो ठीक है। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, अगर ये पूछता तो ये आंसर है, पर क्वेश्चन में पूछा है कि मुझे निकालना है करंट कंजम्पशन इन केजी, कि मेरा अभी करंट कंजम्पशन क्या चल रहा है केजी में। तो ध्यान से देखिए, ये 14/70 को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। 14/70 कितना आता है? ये 1/5 है, ये 1/5 आ रहा है। ये 1/5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल कंजम्पशन को। 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? ओरिजिनल कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्योंकि यहां पर इस केस में कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज कंजम्पशन को। तो अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, तो मुझे अब 1 यूनिट और कंज्यूम करना पड़ेगा, मतलब मुझे अब कितना कंज्यूम करना पड़ेगा? 6 यूनिट कंज्यूम करना पड़ेगा, इसका मतलब यही है। अब देखिए ध्यान से, अब मुझे यूनिट की वैल्यू भी निकालनी पड़ी, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, क्या दी है? ड्यू टू दिस अ फैमिली यूजेस 32 केजी मोर, 32 केजी और फैमिली यूज कर रही है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा इंक्रीज है ना, दैट इज 1 यूनिट, इसकी वैल्यू क्या है? 32 केजी। इसकी वैल्यू है 32 केजी। ये समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू है 32 केजी, मतलब मुझे इंक्रीज कितने का करना है? इन केजी 32 केजी मुझे और कंज्यूम करना पड़ेगा। परसेंटेज में कितना इंक्रीज करना है मुझे? परसेंटेज में जो ये आंसर आएगा वो, पर केजी में कितना इंक्रीज करना है? 32 केजी, ठीक है। इंक्रीज इन केजी। और मेरा ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है भाई? ओरिजिनल कंजम्पशन है मेरा, देखिए यहाँ पर 5 यूनिट, 5 यूनिट ओरिजिनल कंजम्पशन है। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या? एक यूनिट है 32 केजी, तो 5 इंटू 32 टोटल कितना हो जाएगा? 160 केजी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि अब आपका कंजम्पशन कितना होगा। तो भाई ओरिजिनल कंजम्पशन मेरा 160 केजी था, मुझे इंक्रीज कितना करना है केजी में? 32 केजी। तो मेरा अब कंजम्पशन कितना हो जाएगा? करंट कंजम्पशन। तो भाई ओरिजिनल कंजम्पशन में मेरा जो इंक्रीज है उसको ऐड कर दीजिए। तो अब मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं? पहले मैं 160 कर रहा था, अब 32 और कर रहा हूं, तो 160 प्लस 32 दैट इज 192 केजी। ये है आंसर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको बार बार देख लेना, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा, तो आपको रिक्वायर्ड होगा बेटा देखना पड़ेगा वापस।
द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। और देखिए मैं यही कारण है कि मैं एक्सपेंडिचर में डील कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो डेटा देखोगे तो इट इज गिवन इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर। देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। ड्यू टू दिस अ फैमिली परचेसेस 12 kg लेस शुगर फॉर ₹300। फाइंड, चार चीजें फाइंड करनी, ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस, करंट कंजम्पशन, करंट प्राइस। ठीक है, देखिए अगर मेरा एक्सपेंडिचर जो है वो 100 रुपए का है या 100 यूनिट का है, तो मेरा शुगर का प्राइस जो है 20% से इंक्रीज हुआ है, तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, 20% से इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि एक्सपेंडिचर आपको सेम रखना है कि अलग रखना है या 10% ज्यादा रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि जितनी शुगर मैं पहले खरीद पा रहा था 300 रुपए में, अब मैं उससे 12 kg कम खरीद पा रहा हूं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर सेम है, पहले भी 300 रुपए खर्च करता था, अभी भी 300 रुपए खर्च करता हूं। तो ये केस हो गया बेटा फर्स्ट वाला जो हमने देखा था कि एक्सपेंडिचर हमको सेम करना है। तो एक्सपेंडिचर सेम करना है तो मुझे प्राइस को कितना, एक्सपेंडिचर को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 20 से डिक्रीज करना पड़ेगा। तो मतलब कंजम्पशन को इतने से डिक्रीज करना पड़ेगा। तो परसेंटेज में अगर निकालू तो आंसर है 20/200। ये मेरा परसेंटेज डिक्रीज इन कंजम्पशन होगा आंसर। पर मुझे ये नहीं निकालना है, ठीक है, मुझे निकालना है ये चार चीजें, ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस, करंट कंजम्पशन, करंट प्राइस। इसके लिए मैं क्या करूंगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये फ्रैक्शन को बाजू में रखूंगा मैं, 20/120। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, 1/6 हो जाता है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिनल कंजम्पशन को, कि मैं 6 यूनिट ओरिजिनली कंज्यूम करता था। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये माइनस है, देखो यहाँ माइनस का साइन आया था, ठीक है, तो ये माइनस है। तो ये -1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर पहले मैं 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो अब मुझे 1 यूनिट कम कंज्यूम करना पड़ेगा, इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि मैं कितना कम अब कंज्यूम कर रहा हूँ, 12 किलो कम कंज्यूम कर रहा हूँ, मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा, 12 किलो है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो अब मुझे बताइए क्या आप ओरिजिनल कंजम्पशन निकाल पाओगे, ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ओरिजिनल कंजम्पशन है 6 यूनिट, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू है 12, ये हो जाएगा 72। सेकंड है ओरिजिनल प्राइस, मतलब कि मेरा ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो भाई ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस कैसे निकलेगा, तो आपको पता है क्या, प्राइस इंटू एक्सपेंडिचर होता है, सॉरी प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है एक्सपेंडिचर। तो प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ मेरा पहले एक्सपेंडिचर कितना था, सर 300 रुपए था। उस टाइम मेरा कंजम्पशन कितना था, दैट इज ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था, 72। 300 डिवाइड बाय 72, ये मेरा ओरिजिनल प्राइस है जब मैं, जो मैं पहले पे करता था। नेक्स्ट है करंट कंजम्पशन। करंट कंजम्पशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट कंजम्पशन मतलब आज मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं, तो ओरिजिनल कंजम्पशन जो मैं पहले यूज कर रहा था, प्लस अभी इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, सर डिक्रीज हुआ है, दिख रहा है ना, कंजम्पशन डिक्रीज परसेंटेज माइनस में आया था, ये डिक्रीज हो रहा है कंजम्पशन। तो ओरिजिनल कंजम्पशन में माइनस कर दो, कितना डिक्रीज हो रहा है बेटा, देखिए ओरिजिनल कंजम्पशन मेरा 6 यूनिट का है, तो डिक्रीज कितना हो रहा है, 1 यूनिट डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, सही बात है। तो ओरिजिनल कंजम्पशन मैंने निकाल दिया 72 था, ओरिजिनल कंजम्पशन था 72, और 1 यूनिट का डिक्रीज हो रहा है इसमें, 1 यूनिट की वैल्यू इन केजी क्या है, 12 kg। तो ये मेरा करंट कंजम्पशन आ जाएगा, दैट इज कितना आ रही है, 60। अब मुझे फोर्थ पार्ट निकालना है, करंट प्राइस, मतलब अब मैं कितना प्राइस पे कर रहा हूँ। करंट प्राइस निकालने के लिए अगेन सेम फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा भाई, प्राइस होता है एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन। प्राइस उस टाइम का निकालना है तो उस टाइम का एक्सपेंडिचर निकाल लो, और डिवाइड बाय उस टाइम का कंजम्पशन निकाल लो। तो करंट प्राइस मतलब आज का प्राइस क्या होगा, आज का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पहले भी 300 था अभी भी 300 है, तो 300, कंजम्पशन आज मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं, तो करंट कंजम्पशन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, करंट कंजम्पशन कितना है 60, 50। करंट प्राइस है मतलब ये रुपीस में आएगा आंसर, करंट कंजम्पशन है मतलब ये केजी में आएगा, ₹50 पर केजी है, ठीक है, ओके, इतना ही है आंसर, ठीक है।